Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with the series of current affairs and this is the March part 5th of the current affairs series and we'll do current affairs related to economy, banking and finance. So without much ado, let's begin with our current affairs. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अभी हम करेंगे वेनेजुएला में करेंसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट करके करेंसी की वैल्यू नीचे आ गई है तो उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल आया 2021, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड इज कि ड्यू टू पेंडेमिक एंड सिचुएशन द इकोनॉमिक सिचुएशन इज ऑल्सो वर्सेंड, तो हम उसके लिए बात करेंगे दैट द गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन मूविंग फ्रॉम अ लीनियर इकोनॉमी टू सर्कुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड अ बिल दैट इज आर्बिट्रेशन लॉ। पहले ये लोकसभा में पास हुआ था, अब ये राज्यसभा में भी रिसेंटली पास हो गया इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड नेक्स्ट इज एक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आई है 2021, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है? इन्फ्लेशन स्ट्रिकन वेनेजुएला रोल्स आउट न्यू लार्जर डिनोमिनेशन बैंक नोट्स। तो जो बेसिकली वेनेजुएला की करेंसी है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं थी, तो इस कारण उन्होंने अब अपनी नई करेंसी रोल आउट की है। बिल्स वर्थ 2 लाख एंड 5 लाख बुलेवर्स, जो उनकी करेंसी है, वर्थ जस्ट $10 and 27 US cents रिस्पेक्टिवली एट द करंट एक्सचेंज रेट बिगैन टू सर्कुलेट ऑन मार्च 15। तो देखा जाए तो इनकी जो वैल्यू है यूएस डॉलर्स में ये कुछ भी नहीं बनती है, मतलब इनके 2 लाख एंड 5 लाख जो हैं वो जस्ट 10 एंड 27 सेंट्स बनते हैं यूएस के। तो इस हिसाब से आप देखो कि बहुत ज़्यादा करेंसी वैल्यू गिर चुकी है। वेनेजुएला इज रोलिंग आउट larger denomination banknotes as hyperinflation batters the crisis stricken South American countries Bolivar currency। तो उनकी जो करेंसी है जिसकी अभी बात की है मैंने आपसे, ठीक है, उसके हाइपर इन्फ्लेशन के कारण जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया का भी 1 रुपया वहाँ पे सब्सटैंशली लाखों में ही काउंट होगा। So that is what presently the situation in the country is. Venezuela's central bank said this month it also planned to roll a bill worth 1 million bolivars, जस्ट 50 यूएस सेंट्स। तो उनका जो 1 मिलियन करेंसी है उसकी वैल्यू अगर यूएस डॉलर के कंपैरेटिव में देखा जाए तो उसकी वैल्यू जस्ट 50 यूएस सेंट्स है। तो मतलब कि उनका 10 लाख रुपया इज इक्वल टू, सॉरी रुपया कह रहा हूँ, 10 लाख बोलेवर्स इज इक्वल टू 50 यूएस सेंट्स। तो मतलब कि $1 भी कंप्लीटली नहीं बनता है। द हाइएस्ट डिनोमिनेशन बिल हैड प्रीवियसली बीन 50,000 बोलेवर्स एंड द एनुअल इन्फ्लेशन इन वंस प्रॉस्परस ओपेक नेशन, मतलब कि अगर देखा जाए उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना हो चुका है उसका 2665% इन जनवरी। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है एंड दिस कारण वहाँ की, इसके कारण जो उसकी इकोनॉमी है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। ठीक है, तो आपने इसमें ये याद रखना है कि वेनेजुएला है अभी उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं एंड उन्होंने अपनी न्यू करेंसी रोल आउट किया है। सो दैट इज प्राइमरली द की टेक अवेज फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, ठीक है, तो उनके प्रेसिडेंट का नाम याद रख लेना आप, इज सीकिंग टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स इन द फेस ऑफ कैश शॉर्टेज वाइल वेनेजुएलन्स यूज डेबिट कार्ड्स फॉर मेनी डे टू डे ट्रांजैक्शन सम सर्विसेज नेमली पब्लिक ट्रांजिट स्टिल ओनली एक्सेप्ट कैश। तो बेसिकली अगर दूसरा रेजोल्यूशन देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो किया है वो गवर्नमेंट ने ये किया है कि वहाँ की जो करेंसी है वो उनको एक तरह से डिजिटल करेंसी बनाने के कोशिश में है, सो दैट के जो वहाँ की एक्चुअल कैश यूजेज है वो मिनिमाइज हो जाए। बट कुछ सर्विसेज वहाँ अभी भी ऐसी हैं जो कि सिर्फ कैश एक्सेप्ट करती हैं। तो इमेजिन अगर आपको कैश कैरी करना पड़े और 10-10 लाख रुपया एक टाइम पे कैरी करना पड़े तो इट इज़ अनफीजिबल। दैट इज़ वाई व्हाट द गवर्नमेंट इज सीकिंग टू ट्रांसफर ऑल देयर ट्रांजेक्शन इनटू डिजिटल ट्रांजेक्शंस। सेकेंड न्यूज़ क्या है? सेकेंड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली अभी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल आया 2021, इसके बारे में बात करते हैं। द बिल वॉज रिसेंटली पास बाय राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी इस बिल को पास हो गया है। ठीक है, द बिल अमेंड्स द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड इन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। बेसिकली क्या है ये? बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होती है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, अगर कोई बाहर की कंपनी इंडियन इंश्योरेंस फील्ड में एंटर करना चाहती है तो उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर दिया गया है। द बिल इंक्रीजेज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 49% to 74% and removes restriction on ownership and control। तो बेसिकली क्या है, ये जो मेन रिस्ट्रिक्शंस थी उनकी ओनरशिप पे कि जो उनके ओन करना चाहिए इंडियन एंड बाकी जो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगी थी अभी वो भी रिमूव कर दिया। एंड अगर स्टेक देखा जाए जो फॉरेन कंपनीज का एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में होना चाहिए, पहले वो था 49%, मतलब
एक अगर बाहर की कंपनी है तो 49% से ज़्यादा वो शेयर नहीं खरीद सकती। मतलब प्राइमरली वो जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी ही रहेगी। बट बिकॉज अब शेयर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ चुकी है, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 74%। एंड इसमें क्या है, इसमें जो उनकी वैल्यू है, जो कि एक करेंसी, पहले जो एक कंपनी इंडिया में 49% शेयर ही खरीद सकती थी, अब वो 74% शेयर खरीदेगी। नेक्स्ट क्या है, while control will go to foreign companies, the majority of directors and key management persons will be resident Indians who will be covered by law of the land। तो बेसिकली क्या कहा है कि बेशक एक अगर देखा जाए तो जिसका भी 50% से ज़्यादा शेयर होता है वो प्राइमरी उसका ओनर कंसीडर किया जाता है। बट वो कह रहा है कि अगर देखा जाए, अगर वो कहता है द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंड की पर्सन विल बी रेजिडेंट इंडियंस, तो अगर किसी कंपनी ने 74% भी स्टेक ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि भी वो फॉरेन के जो हैं उसके सारी मैनेजमेंट चली जाएगी। वो कहते हैं जो डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट पर्सन हैं, जो कि की पोजीशंस पे होंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होंगे, वो भी सब इंडियंस होंगे। एंड जो उस कंपनी पे लॉ एप्लीकेबल होगा वो भी इंडिया का ही लॉ होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द इंश्योरेंस कंपनीज आर फेसिंग लिक्विडिटी प्रेशर एंड द हायर लिमिट वुड हेल्प मीट द ग्रोइंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली क्या है कि अभी हमारे पास लिक्विडिटी प्रेशर है, मतलब कि हमारे पास इकोनॉमी को वापस लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। एंड दिस वुड बी ओनली मेट जब हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएंगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसमें बाहर से प्राइमरली इंडिया में कैपिटल इंड्यूस होगी। और वो कैसे इंड्यूस होगी, जब हम उनकी परसेंटेज बढ़ाएंगे। तो इसी को स्टेप को देखते हुए गवर्नमेंट ने परसेंटेज की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो 49% से उठा के अब 74% कर दिया है। ठीक है। सब्सिक्वेंटली वाइड एन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 दिस लिमिट वाज रेज्ड टू 49% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ सच कंपनी विच इज इंडियन ओन एंड कंट्रोल। तो पहले ये 2015 में 49% कर दी गई थी एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 74%। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट ड्राइविंग ट्रांजिशन फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आपको पता है कि इकोनॉमी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, या स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल इज द राइट वर्ड टू इट। तो इस कारण गवर्नमेंट इज नाउ मूविंग फ्रॉम अ लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसमें हम देखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है, इसमें इनपुट्स जो हैं या रॉ मटेरियल है, किसी भी टाइप की चीज़ है, वो एक मिनिमाइज हो जाती है एंड जो उसका एक सस्टेनेबल यूज है हम वो करते हैं। सो द गवर्नमेंट हैज सेट अप 11 कमिटीज विच विल बी लेड बाय द कंसर्न लाइन मिनिस्टर। जो कम्युनिटियाँ और जिस भी कमिटीज़ के रिलेटेड जो भी फील्ड है उसके रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं वो उस कमिटी को लीड करेंगे। एंड उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो नीति आयोग के ऑफिशियल्स भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे 11 कमिटीज में। द कमिटी विल एक्सपीडाइट द ट्रांजिशन इंडिया फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी अक्रॉस 11 फोकस एरिया। तो लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी जाने के लिए ये प्राइमरली 11 एरियाज में ही अपना फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी वो 11 एरियाज कौन से हैं। वो एरियाज जो हैं आपके 11 एरियाज वो इंक्लूड करते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इलेक्ट्रिक वेस्ट, स्क्रैप मेटल, फेरस एंड नॉन फेरस, मतलब आयरन एंड नॉन आयरन। सोलर पैनल्स इंक्लूड होते हैं, जिप्सम, लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकिल करने की बात हो रही है। एग्रीकल्चर वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए कमेटी है। टॉक्सिक हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड यूज्ड ऑयल वेस्ट, तो इनको बेसिकली इंक्लूडिंग टायर एंड रबर रिसाइकलिंग एंड बेसिकली जो है व्हीकल्स को भी। तो देखा जाए जो इनके 11 एरियाज में प्राइमरली उनको फोकस करें जिसमें रीयूज करने की एक तो पोटेंशियल है एंड सेकेंड है कि पॉसिबिलिटी भी इकोनॉमिकली वायबल है। सस्टेनेबल ग्रोथ इज द की एलिमेंट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। तो इंडिया नीड्स अ डेवलपमेंट मॉडल फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Thus, in the light of climate change, growing population, rapid urbanization and environmental pollution, there is a need to move towards circular economy. तो basically circular economy है क्या? It is the प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग द एंड प्रोडक्ट। अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिस्कार्ड कर दिया या फर्दर यूज नहीं हो रहा है तो उसकी से जो इन डिमांड प्रोडक्ट है उसको बनाया जाए विद मिनिमाइजिंग द इनपुट्स, मतलब उसी को रिसाइकल या रिसर्कुलेट करके वापस यूज में लाया जाए। Let's see what is circular economy. Circular economy or circularity is an economic system which aims to eliminating the waste and continual use of resources. तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक वुडन चेयर है, वो वुडन चेयर टूट चुकी है, उसमें हम क्या करना है, अगर हमें दोबारा उसको रिसाइकल करना है, उसको रिसाइकल करने के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा बाहर से वुडन का पीस लाया, उसको फर्निशिंग की एंड उसको चेयर को वापस एक तरह से रीमॉडल करके एक न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू डिज़ाइन में बना के वापस भेज दिया।
ठीक है। अगर लीनियर इकोनॉमी में देखा जाए तो हम उस चेयर को डिस्कार्ड करेंगे, वो वुड जो उसमें यूज हुई है उसको डिस्कार्ड कर देंगे एंड हम मार्केट से जाके एक नई चेयर ले आएंगे। तो बेसिकली जो पुराना मटेरियल है वो डिस्कार्ड कर दिया, वो रीयूज में नहीं आया। वेराज सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है, टू रीयूज द मटेरियल विद मिनिमम इनपुट फ्रॉम द रिसोर्सेज। ठीक है, सो दस इट मिनिमाइजेज द यूज ऑफ रिसोर्सेज इनपुट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द क्रिएशन ऑफ पोल्यूशन, वेस्ट एंड कार्बन emissions. So if India adopts the circular economy path, it could bring in substantial environmental benefits. It will help in reducing the congestion and pollution. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चेयर आपके पास सपोज आई, ठीक है, वो टूटी हुई है, अगर उसको आप देखा जाए, अगर हम एक मैन्युफैक्चर या एक रिसाइकलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक चेयर को रिसाइकल करने में जो रिसोर्सेज है वो भी मिनिमम यूज होंगे रादर देन उसको प्रोड्यूस करने में। सेकेंड चीज़ है कि जो अगर वो चेयर रिसाइकल होके एंड इक्वली डिज़ाइन होके एंड बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड से दोबारा मार्केट में इंड्यूस की जाए, तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी जो कि एक न्यू रिसोर्सेज से चेयर बनी है। एंड दस इससे किसको फायदा होगा, इससे बेसिकली क्या फायदा होगा कि जो हमने रिसाइकल्ड चेयर है उसकी वैल्यू तो उतनी है एंड उसके बट जो रिसोर्सेज हमने यूज किए हैं वो मिनिमम हो गए एंड दस इट विल बी boosting the economy. Next is the Indian government has been actively formulating the policies and has been promoting the projects which will drive several rules like plastic waste management. ठीक है, तो इंडियन जो गवर्नमेंट है बेसिकली रूल्स अपने इंड्यूस कर रही है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं कि अगर सपोज कोई बिल्डिंग आप गिराते हैं उसकी अगर ईंटें वापस यूज हो सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जैसे कि आप कंप्यूटर्स का देखा जाए जो ई वेस्ट निकलता है या मदरबोर्ड या चिप्स होते हैं उनको भी रीयूज किया जा सकता है। एंड मेटल रिसाइकलिंग पॉलिसी, तो मेटल रिसाइकलिंग तो आपको पता ही है कि अगर लोहे की कोई चीज़ है या कोई और चीज़ है उसको पिघला के दोबारा रिकास्ट करके उसे यूज में लाया जा सकता है। नीति आयोग ऑल्सो हैज अंडरटेकन इनिशिएटिव्स व्हिच इंश्योर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नीति आयोग भी अपनी तरफ से काम कर रहा है इसमें। ठीक है, प्राइमरली जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है एंड द फील्ड्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी इसमें है, बाकी मिनिस्ट्रीज भी काम कर रही हैं, बट प्राइमरली इसमें दो प्लेयर्स हैं, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये प्राइमरली इसमें काम कर रहे हैं। सो इट ऑर्गेनाइजेज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू नेशनल रिसाइकलिंग। ठीक है, तो नीति आयोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कर रही है जिसका नाम है सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू नेशनल रिसाइकलिंग। ठीक है, हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, Parliament approved a bill to amend the arbitration law. The Arbitration and Conciliation Bill 2021 was passed through voice vote in the राज्य सभा। तो वॉइस वोट क्या होती है, इसमें पेपर में काम नहीं होता, इसमें आपसे एक पूछा जाता है, जनरली अगर आप ओरली उसको हाँ या ना करते हैं तो उसे एक वोट कंसिडर किया जाता है। द बिल वॉज पास इन लोकसभा ऑन February 12। तो अब ये दोनों बेसिकली हाउसेज में पास हो चुका है। द बिल विल रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस इशूड ऑन November 4, 2020। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस आपको पता ही है, ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो गवर्नमेंट निकालती है। द बिल सीक्स टू इंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सीक अनकंडीशनल स्टे ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल लॉज वेयर द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और करप्शन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर सपोज एक गवर्नमेंट का टेंडर है, ठीक है, वो सपोज किसी को अलॉट हो गया है एंड दैट हैज बीन डन बाय फ्रॉड या करप्शन है, उसने किसी को ब्राइब करके वो अपना तरफ एक टेंडर पास करवाया अपना या अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है, तो उसके लिए क्या है, आप इजीली कोर्ट में जा सकते हैं, उसके ऊपर आप स्टे ले सकते हैं कि दिस हैज बीन इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और करप्शन। तो दैट इज व्हाट इट सीक्स टू प्रोटेक्ट कि भी कोई भी फ्रॉड ना हो। अगर फ्रॉड नहीं होगा, अगर करप्शन नहीं होगी, बेसिकली क्या होगा उससे, अगर सपोज एक रोड बनने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो रोड बनने के कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और बंदे ने 50 करोड़ की ब्राइब दी है, ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो डिटेरियोरेट करेगा, ठीक है, वो नीचे आएगा, उससे एंड इफेक्ट होगा, एंड इफेक्ट होगा टैक्स पेयर पे। तो गवर्नमेंट ने ये जो बिल लाए हैं ये इसीलिए लाए हैं कि टैक्स पेयर मनी सेव हो, और अगर जितनी रोड की अच्छी क्वालिटी बनेगी, अगर वो 50 करोड़ ना देके वो उसको रोड में यूज करेगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी रोड की होगी एंड उतना ही ज्यादा सस्टेनेबल यूज उस रोड का हो पाएगा। And to omit the 8th schedule of the act which laid down the qualification, experience and norms of accreditation of arbitrators। बेसिकली क्या है, जो अब आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगा इस बिल में, वो ही रूल्स बनाएगा रादर देन जो हम एजुकेशन या क्वालिफिकेशन और उसके जो पहले रूल्स चलते थे उसकी जगह अब क्या है, आर्बिट्रेशन काउंसिल है, वो द नेचर ऑफ द जॉब कंसिडर करके आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के रूल्स बताएगा। एंड टू स्पेसिफाई रेगुलेशन एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
norms for arbitration of arbitrator and the said amendment is consequential in nature. बेसिकली क्या है, जो अब आर्बिट्रेशन हो, आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा. आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो टेंडर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पास करता है, वो अब अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर होगी, जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिल डिटरमिन करेगा, उसको ही कंसिडर करते हुए वो अपॉइंट होगा. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 इज अनाउंस्ड. तो इसके बारे में बात करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. इसमें इंडिया का रैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी ये क्या है. द हेरिटेज फाउंडेशन. ठीक है, तो ये निकालता कौन है? ये हेरिटेज फाउंडेशन है, एक यूएस ग्रुप है. इट इज अ कंजर्वेटिव थिंक टैंक. हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स. द इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड कवरिंग, कितनी कंट्रीज कवर हुई थी इसमें? 184 कंट्रीज कवर हुई थी. एंड ये किस पीरियड से है? ये जुलाई 2019 से लेके जुलाई 2020 तक है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम द इंडेक्स हैज बीन पब्लिश्ड सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक overturned lives as well as global economies, and scoring reflects a small extent how governments have responded to health crisis. तो अब जो इन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स निकाली है, ये फर्स्ट आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक है. एंड इन्होंने कुछ हद तक एक डायमेंशन या पैरामीटर ये भी कंसिडर किया है कि हाउ द गवर्नमेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड टू द हेल्थ क्राइसिस, कि उन्होंने कोविड-19 टैकलिंग के लिए कैसे काम किया है. इन द इंडेक्स द सिंगापुर हैज टॉप द ग्लोबल रैंकिंग. तो नंबर 1 पे कौन आया इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में? सिंगापुर, जो कि लास्ट ईयर भी सिंगापुर ही आया था. इन द 2021 इंडेक्स इंडिया केम अराउंड द मिडल ऑफ द पैक अमंग द एशियन पैसिफिक कंट्रीज, दैट इज 26 आउट ऑफ 40. तो एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर हम एशिया पैसिफिक कंट्रीज में मिडल में ही नहीं आए, ठीक है, तो अगर एशिया पैसिफिक की 40 कंट्रीज थी तो हम उसमें 26 पोजीशन पे आए, मतलब कि हम टुवर्ड्स द लोअर साइड ही हैं. ग्लोबली द फाउंडेशन रेट्स इंडियाज इकोनॉमी एज 221st. तो देखा जाए तो 121 हमारा रैंक आया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में. ये आप नोट भी कर लेना कि इंडिया का रैंक क्या है, 121. करती कौन सी फाउंडेशन है? इसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन. दैट इज अ यूएस कंपनी दैट डज इट. ऑल्दो इट्स ओवरऑल स्कोर इज अनचेंज, द इम्प्रूवमेंट्स वर मेड इन द बिजनेस फ्रीडम. हमने नो डाउट इसमें देखा जाए तो हमारा जो 221st रैंक आया है, हमने बिजनेस की तरफ जो है अपने फ्रीडम की तरफ इम्प्रूवमेंट करी है, बट उसको इक्वली बैलेंस किसने कर दिया? डिक्लाइन इन जुडिशियल इफेक्टिवनेस ने. बेसिकली इन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया ने इंप्रूवमेंट तो करी है. हेरिटेज फाउंडेशन ने ये कंसीडर किया है कि इंडिया ने बिजनेस फ्रीडम की तरफ, इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ इंप्रूवमेंट कर रही है. बट ऑन द अदर हैंड उसने ये भी कहा है कि आपकी जो जुडिशियल इफेक्टिवनेस है वो भी डिक्लाइन कर गई है. एंड इसलिए जो आपका जो स्कोर है वो अनचेंज रहा है, मतलब कि 121 ही रहा है. ठीक है, तो इसमें टॉप 5 रैंकिंग्स हैं. ये फर्स्ट सिंगापुर है, सेकंड न्यूजीलैंड है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ स्विट्जरलैंड एंड फिफ्थ इज आयरलैंड. तो रैंकिंग आपके लिए फर्स्ट 3 तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, और इंडिया का रैंक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या कंसीडर होते हैं इसमें? द बिगेस्ट न्यूज जनरेटेड है कि 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इन्होंने कौन सी कंट्री नहीं इंक्लूड की है? इन्होंने हांगकांग को नहीं इंक्लूड किया है. और हांगकांग को क्यों नहीं इंक्लूड किया है? हांगकांग को इंक्लूड ना करने का रीज़न ये रहा है कि वो कहते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अब कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? वहाँ की चाइना. एंड बिकॉज वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसीलिए उन्होंने हांगकांग को नहीं कंसिडर किया इस इंडेक्स में. नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? इट इज द हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इज एन एनुअल गाइड published to measure the progress made in advancing economic freedom which it claims brings greater prosperity. तो बेसिकली इकोनॉमिक फ्रीडम की ही बात कर रहे हैं, जिस कारण एक नेशन में या ओवरऑल वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होता है. The foundation also believes that the ideals of economic freedom are strongly associated with healthier societies, cleaner environments, greater per capita wealth, human development, democracy and poverty elimination. तो कहता है कि अगर जिसकी इकोनॉमिक फ्रीडम अच्छी होगी, ठीक है, उसकी ऑब्वियसली वहाँ की सोसाइटी बेटर होगी, वहाँ की सोसाइटी हेल्दी होगी, वहाँ ग्रेटर पर कैपिटा इनकम होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होगी, एंड वहाँ के जो बीपीएल है, वहाँ की जो पावर्टी पॉपुलेशन है, बिलो द क्या कहते हैं पावर्टी लाइन पॉपुलेशन है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी एंड पावर्टी एलिमिनेट होगी. द इंडेक्स रैंक्स 12 इंडिकेटर्स फ्रॉम The index rank 12 indicators from poverty rights to financial freedom under 4 categories. तो बेसिकली इसके 12 इंडिकेटर्स हैं, एंड उसको अगर हम कैटेगराइज की जाए किस किस चीज़ में कैटेगराइज होते हैं, वो 4 चीज़ों में कैटेगराइज होते हैं. दैट इंक्लूड्स रूल ऑफ लॉ, वहाँ का लॉ कैसा है इकोनॉमिक फ्रीडम पे, साइज ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट्स. तो बेसिकली कि वहाँ के लॉज किस
वहाँ के लॉज कितने फेवर करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम को, गवर्नमेंट का क्या साइज है, कितनी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, अगर कोई गवर्नमेंट ने रूल निकाला है उसकी एफिशिएंसी कैसी है, क्या वो एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। एंड ओपन मार्केट्स मतलब कि जो ओपन मार्केट होता है जिसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम होती है एंड मार्केट गवर्नड होता है। तो उन डायमेंशंस को कंसिडर करके इन्होंने वेरियस इंडिकेटर्स बनाए हैं जो कि इन 12 इन नंबर हैं। द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ सिंगापुर मेड improvements and maintained its score for all 12 indicators except monetary freedom and judicial effectiveness, which declined marginally, but its scores in these two categories are still exceptionally high when compared to the most other countries. तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि सिंगापुर का जो है जो स्कोर है वो ठीक रहा है, वो टॉप पे आई है, उसने अपना मेंटेन किया है, बट उसकी जो मॉनेटरी फ्रीडम एंड जुडिशनल इफेक्टिवनेस है वो डिक्लाइन की है लास्ट ईयर से। बट डिक्लाइन की है तो अगर उसको देखा जाए तो अगर वो 100 से थी तो वो 90 पे आ गया, बट बाकी जो कंट्री हैं उनके स्कोर पहले ही 50 था तो वो उसको बीट नहीं कर पाए। दैट इज वाई सिंगापुर हैज मेंटेन्ड इट्स स्कोर। एंड लेट्स सी हेरिटेज फाउंडेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं। हेरिटेज फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएस में है। इट वाज फाउंडेड ऑन 16 फरवरी 1973 एंड जो यहाँ के चेयरपर्सन है उसका नाम है थॉमस ए साउंडर्स। तो इसका नाम है थॉमस साउंडर्स, इनके चेयरमैन का नाम है। So, ठीक है friends, that was all for the day. Thank you for being with us. Thank you.